हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 2 सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो तो अभी होने वाला तो है नहीं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। इस मौके का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में सदिश एवं अदिश राशियों की थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी को पढ़ने से पहले हम क्या समझते हैं कि थ्योरी को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। देखो, थ्योरी को पढ़ने से मतलब ये होता है कि आप थ्योरी की चीज़ों को समझिए। इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उससे आप क्वेश्चनों को निकालिए और उन क्वेश्चनों को अपनी नोट्स कापी में, जो आप कापी बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो आप बना लीजिए। अपने नोट्स में उन क्वेश्चनों को लिखिए और उनकी भी आप तैयारी करिए। देखो, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अभी जो आ रहे हैं, कुछ कुछ साल पहले से वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं थ्योरी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ता है नहीं। पर्सनली पढ़ लेता है, पर्सनली पढ़ के चला जाता है और क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। तो इसलिए थ्योरी को पढ़ना बहुत ही लाजमी है और क्वेश्चनों को लिखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेंगे एक बार ऐसे और क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम के समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चनों को साथ साथ में लिखते चलिए। तो देखिए, सदिश एवं अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें भौतिक राशियाँ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशियाँ और दूसरी होती है सदिश राशियाँ। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। यानी अदिश राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती, इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे हमारी लंबाई हुई, दूरी हुई। अब अगर हम लंबाई को मापते हैं तो लंबाई को केवल हम परिणाम को माप सकते हैं कि 5 मीटर। अब 5 मीटर किधर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर। तो ये दिशा नहीं बता रही है ना, सिर्फ 5 मीटर परिणाम बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 मीटर है। जबकि दिशा जो है वो निश्चित नहीं है, 5 मीटर इधर हो सकता है, 5 मीटर उधर हो सकता है। तो लंबाई इसी प्रकार इसीलिए लंबाई हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिणाम, दिशा की नहीं। तो हमारी अदिश राशियाँ हैं। अब यहाँ से परिभाषा पूछ सकता है कि जिन राशियाँ, ऐसी कौन सी राशि है जिसमें हम केवल परिणाम और दिशा, परिणाम को व्यक्त कर सकते हैं, दिशा को नहीं। ऑप्शन दे देगा अदिश राशि, सदिश राशि, परदिश राशि। तो ऑप्शन में अगर दे देगा कहीं अदिश राशि, तो अदिश राशि पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो परिभाषा है उसको आप याद कर लीजिए, इससे आप क्वेश्चन मिल सकता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि। तो इनको भी समझने के लिए क्या है, इस राशि के जो उदाहरण हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा कि समय सदिश राशि है कि अदिश राशि, या फिर अदिश राशियाँ हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से जो अदिश राशियाँ होंगी उस पे टिक लगाना होगा। तो ये भी आपको इनके जो अदिश राशियाँ हैं उनको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब सदिश राशियों को व्यक्त मतलब ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वो हमें कौन सी राशियाँ कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। इन्हें अब देखिए, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि। अब जैसे सदिश राशियों को समझने के लिए, जैसे बल है हमारा, अगर हम बल किसी चीज़ पे लगा रहे हैं तो बल एक ही दिशा में तो लगाते हैं। जैसे इधर लगाए तो अगर 5 न्यूटन का बल अगर हमने इधर लगाया तो उसमें दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। कहने का मतलब, दिशा और परिणाम दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं कि इस तरफ हम बल लगाएंगे, इतने न्यूटन का हम बल लगाने वाले हैं। तो अब देखिए सदिश निरूपण, कि हम सदिश राशियों को किस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर मतलब ये देखिए, यहाँ पे जो है इस प्रकार से, जैसे कोई सदिश मान लीजिए ए है, अगर हम उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं तीर, तो हमारी कौन सी राशि हो गई, ये सदिश राशि होगी। और सिर्फ अगर ए लिखे हैं तो ये हमारी सदिश राशि नहीं है। जब तक हम उसके ऊपर इस प्रकार से क्या होगा, तीर नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी सदिश राशि नहीं होगी।
तीर की नोक जिसे बाणाग्र कहते हैं सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अब ये जो है ये हमारा नोक जो है ये सदिश की जो है दिशा को व्यक्त करता है। सदिश एक कोई है, इसकी दिशा को कौन व्यक्त करेगा? ये आगे वाला भाग। और ये जो पूरा भाग है इसके परिणाम को व्यक्त करता है। तीर की लंबाई सदिश के परिणाम को व्यक्त करती है। सदिश ए को वेक्टर ए से निरूपित करते हैं। इसको हम सदिश ए से इस प्रकार से निरूपित करते हैं। इस चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम सदिश को किस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। सदिश सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा निश्चित होती है। अब देखिए अगर यदि ए बराबर बी के है, यदि कोई सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, अगर वो दोनों आपस में बराबर हैं तो हमारे कौन से सदिश कहलाएंगे? शून्य सदिश कहलाएंगे। समझ में आ रही बात ना? यदि जैसे 5 न्यूटन का बल हमने किसी दीवार पे इधर से लगाया और 5 न्यूटन का बल उधर से लगाया हमने, तो हमारा एक कौन सी राशि कौन सी हो जाएगी? देखिए बराबर का बल लग रहा है इधर से और इधर से भी, तो हमारा ये शून्य सदिश हो जाएगा। मतलब यदि ऐसा सदिश जिसका परिणाम शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शून्य सदिश की दिशा क्या होती है? अनिश्चित, निश्चित, अनंत। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि शून्य सदिश की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। तो देखिए एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिणाम एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक होता है। 1 मिनट आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा। वह सदिश जिसका परिणाम एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। यदि वेक्टर ए कोई सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है तथा ए की दिशा में एकांक वेक्टर को आई कैप से लिखते हैं, ए कैप से लिखा जाता है। इस प्रकार ए इकाई सदिश बराबर ए अपान वेक्टर ए। यहाँ से ए जो है एकांक सदिश को मतलब इस प्रकार से दर्शाते हैं। ए हमारा कोई वेक्टर है, अगर इसको एकांक सदिश को दर्शाना है तो यहाँ पे बस ऐसे आपको ए दर्शा देना है। ए क्या कहलाएगा? ए क्या दर्शाएगा? इकाई सदिश को दर्शाता है, एकांक सदिश को दर्शाता है ये चीज़। अब एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिणाम। अब देखिए आगे क्या है। सदिशों का योग। सदिशों का योग क्या है? किस प्रकार से हम सदिशों को जोड़ते हैं? अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। यानी जो हमारी अदिश राशि है, हमारी जो अदिश राशि है उसको हम बीजगणित के साधारण नियम प्लस माइनस वाले जो नियम होते हैं उनसे हम अदिश राशि को जोड़ सकते हैं। जबकि सदिश राशि जो है उनको हम अपने साधारण नियम से नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम आते हैं। तो देखते हैं क्या नियम है वो। यदि दोनों सदिश ए तथा ए एक ही दिशा में है तो दोनों सदिशों का योग आर बराबर ए प्लस बी होगा। यदि सदिश ए के विपरीत दिशा में है तो दोनों सदिशों का योग आर बराबर ए प्लस माइनस का बी ए माइनस का बी होगा। अब सदिश योग के दो नियम हैं। अब ये बता रहा था कि किस दिशा के बारे में बता रहा था कि मान लीजिए कोई सदिश वेक्टर ए ये है और कोई सदिश वेक्टर बी ये है। अब इनका परिणामी अगर हमें चाहिए तो परिणामी जो आर होता है वो वेक्टर ए धन वेक्टर बी होगा। और कोई सदिश मान लो वेक्टर ए इधर है और कोई सदिश वेक्टर बी जो है इस तरफ है, उल्टी दिशा में है, तो इसका जो परिणामी होगा आर होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ए दिशा के साथ लिखेंगे तो उल्टी दिशा है ना, तो माइनस लगा देंगे तो उल्टी दिशा को बताता है माइनस, तो ये हो जाएगा इसका परिणामी। तो ये चीज़ ये बता रहा था। अब देखिए सदिश के जो योग के जो नियम है वो दो नियम है। यदि किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक शर्त है। अब देखिए त्रिभुज का नियम, पहला नियम क्या है? त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसे शीर्ष पूछ का नियम भी कहा जाता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं? शीर्ष और पूछ का नियम भी कहा जाता है त्रिभुज के नियम को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिभुज के नियम को क्या कहते हैं? शीर्ष पूछ का नियम। अदर 3 ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन में से जो आपको मिलेगा वो आप लिख लेंगे। अब जिसमें एक सदिश के सिरे पर दूसरे सदिश की पूछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी दिशा परिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है। दिए गए चित्र ए और बी दो सदिशों का परिणामी सदिश आर है। अब देखिए मान लीजिए कोई सदिश ये हमारा वेक्टर ए हमारा दिया गया है और कोई सदिश वेक्टर बी है। तो अब इसका जो परिणामी होगा, अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना दे त्रिभुज के आकार का, मान लीजिए इस प्रकार से देखिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी
है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर बी का जो पूछ होगा वो इसके वेक्टर ए के शीर्ष पर होगा, इस प्रकार से वो बता रहा है वही चीज़। अब इनका जो परिणामी होगा वेक्टर बी के पूछ से वेक्टर बी, वेक्टर ए के पूछ से वेक्टर बी के सिर तक होगा, इसका परिणामी आर बराबर वेक्टर ए धन वेक्टर बी। परिणामी जो आर बराबर होगा वेक्टर ए धन वेक्टर बी होगा, वही चीज़ में बता रहा है, इस चित्र में बता रहा है वही चीज़। यहाँ तीन सदस्यों को क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी हैं। वो चीज़ बता रहा है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया त्रिभुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें दो सदस्यों ए तथा बी को समांतर चतुर्भुज की दो असंग भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। अब इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की तरह से हम सदस्यों को जोड़ते हैं। यहाँ अब देखिए किस प्रकार से है, यहाँ पे मान लो कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, जैसे इसमें था वैसे इसमें हमने किया। वेक्टर ए का ये पूछ है और ये सिरा है, तो वेक्टर बी का जो पूछ है इससे मिलाया, सिरा यहाँ पे रखा। अब क्या किया, अब इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, अब यहाँ से यहाँ तक इसको एक विकर्ण बनाया, तो त्रिभुज के आगे पे बन गया ना। अब ये जो आर जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वेक्टर आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से इस चीज़ को याद कर लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवालों को हल करने में काम आएगा ये चीज़ें। तो वेक्टर आर जो हमारा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तथा यदि परिणामी सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी cos थीटा। अगर सवाल में लिखा रहेगा कि परिणामी सदिश आर इतना इतना कोण बनाता है तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए वाला सूत्र लगाएंगे। अगर परिणामी ज्ञात करने के लिए दिया गया है तो ए वाला लगाएंगे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम आगे सवाल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, फिलहाल अभी आप ये करके अपनी नोट्स में लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, सारणी में थीटा पर आर की निर्भरता की कुछ विशेष परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं। अब थीटा बराबर 90 अंश, आर बराबर 0 होगा। अब ये कैसे बता रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पे अंडर रूट है। अब यहाँ पे जो cos थीटा है, जो यहाँ पे रिजल्टेंट है जो आर का मान है cos थीटा पे निर्भर कर रहा है। कैसे निर्भर कर रहा है, अगर थीटा की वैल्यू 90 अंश होगी तो 90 अंश का मान क्या होता है, cos थीटा में 0 होता है ना, तो वही जो परिणामी क्या आएगा 0 आएगा, यानी शून्य सदिश कहलाएगा। और अगर थीटा का यहाँ जो मान है 180 रखेंगे तो माइनस में आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा ए माइनस बी आएगा, जो हमारा न्यूनतम आएगा यानी कम आएगा। अगर थीटा का मान यहाँ पे जो थीटा है cos थीटा अगर 0 रखेंगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा यानी मान ज़्यादा आएगा, तो परिणामी ज़्यादा आएगा, तो आर बराबर ए धन बी होगा। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि जब थीटा जो है 90 अंश होगा तो परिणामी क्या होगा, तो ऑप्शन देगा शून्य होगा, न्यूनतम होगा, महत्तम होगा, तो शून्य सदिश होगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है कि जब थीटा 180 अंश होगा तो परिणामी क्या होगा वेक्टर का, तो न्यूनतम होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो परिणामी क्या होगा वेक्टर का, महत्तम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए सदिशों का वियोजन, एनालाइज ऑफ वेक्टर। यदि एक्स वाई तल में एक सदिश एक इस प्रकार है कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा तथा दो सदिश का वियोजन चित्र अनुसार करते हैं, यानी इसमें कह रहा है कि सदिश जो है इसको हम वियोजन एनालाइज किस प्रकार से करते हैं सदिशों का। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए दिया गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से दो वेक्टर दिया गया, एक एक्स अक्ष पे है, दूसरा वाई अक्ष पे है। तो इस प्रकार से इसमें समझाया गया कि वियोजन किस प्रकार से हम करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ओ ए डैश बराबर ए कॉस थीटा तथा ओ डबल डैश ए साइन थीटा। अब ओ ए डैश ए कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता है ए कॉस थीटा होता है। अगर इस प्रकार से कुछ बन रहा है, दो घटक बन रहे हैं, तो ए कॉस थीटा ये वाला घटक होता है और ए साइन थीटा ये वाला घटक होता है। तो वही चीज़ बता रहा है। इस प्रकार ए कॉस थीटा तथा ए साइन थीटा सदिश ए के क्रमशः ओ एक्स की दिशा तथा ओ वाई की दिशा में घटक हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बात। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में आपको क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में व्यक्त किया गया है, सदिश एवं अदिश।
ये तो आप जानते ही हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश वाली, एक अदिश वाली। सदिश होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सदिश होने के लिए आवश्यक आवश्यक है कि इसमें दिशा परिणाम के साथ साथ भौतिक राशियाँ सदिश के योग त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन भी करें। अब देखिए सदिश होने के लिए ये जरूरी नहीं कि दिशा दिशा जो है, सदिश होने के लिए दिशा और परिणाम होना ही सिर्फ नहीं है, निश्चित नहीं है। इसमें जो है सदिश होने के लिए त्रिभुज के नियम का और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना जरूरी है। तो आप यहाँ से बता रहा है कि सदिश होने के लिए इसमें दिशा और परिणाम के साथ साथ भौतिक राशि को सदिश होने के लिए त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना होना आवश्यक है। अब 2 सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है के परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, जहाँ परिणामी का मापांक r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखिए अब परिणामी r का मापांक दिया गया है कि अगर यदि आप परिणामी r ज्ञात करना चाहते हैं 2 सदिशों के बीच का, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से परिणामी ज्ञात कर लेंगे। अगर थीटा ज्ञात करना चाहते हैं तो थीटा ज्ञात हो जाएगा। अदिशों का जोड़ घटाव बीजगणितीय नियम से किया जाता है, लेकिन सदिशों का नहीं। अदिशों का हम जोड़ घटाव बीजगणितीय नियम से कर सकते हैं, साधारण बीजगणित के नियम से, जबकि सदिश का नहीं। ये चीज़ें हमने बताई अभी। विद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अभी हमारी जो धारा होती है इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, किंतु यह सदिश नहीं है। देखो ये वाला बात सही हो रहा है कि नहीं? ये वाला कह रहा था कि दिशा और परिणाम होना चाहिए और साथ साथ में त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन भी करना चाहिए। तुम्हारा जो विद्युत धारा होता है इसमें दिशा और परिणाम तो होता है, परंतु यह सदिश नहीं है, क्योंकि यह जो है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता विद्युत धारा। इसीलिए कौन सी राशि विद्युत धारा? अदिश राशि है। तो ये आप इन नोट्स में लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? ऑप्शन में दे देगा विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश है, अदिश है, परिदिश है। तो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये मापांक वाला चीज़ लिख लीजिएगा और जो चीज़ें हमने बताई हैं वो लिख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए जो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, लंबाई, दूरी, अदिश राशियाँ जो दी गई हैं और सदिश राशियाँ जो दी गई हैं उनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और आगे वीडियो में इसकी ट्रिक को बताएंगे कि किस प्रकार से आप सदिश और अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। ट्रिक एक बताएंगे। तो मिलते हैं आप